सबको लगता है कि चंदू एक लूजर है जो स्कूल आने से भी डरता है, लेकिन जैसे ही वो सोता है उसी वक्त वो काउंटलेस डीमन वेव से लड़ता है जब तक वो उसके लाइफ क्रिस्टल को तोड़ ना दे। अगर वो जीत जाए तो उसे एसएसएस रैंक की कोई भी स्किल मिल सकती है। हर जगह ब्लास्ट्स हो रहे थे, लोग डरे हुए इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि ऊपर से गिरती मुसीबत सीधा जमीन पे क्रैश हो रही थी। एक क्रिस्टल सीधा एक लड़के की तरफ आता है जिसका शरीर उसके ऑरा से ग्लो करने लगता है जब क्रिस्टल उसके दिल में जा टकराता है। लियोंग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल में अनाउंसर बोल रहा होता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि सिर्फ होंगजी क्लास में जाके ही कोई फ्यूचर में एलीट मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। वो बताता है कि प्लेसमेंट एग्जाम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सिमुलेशन होता है जिसमें एक रिटन एकेडमिक टेस्ट होता है और दूसरा मार्शल आर्ट्स असेसमेंट। टोटल स्कोर 750 है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स 225 और मार्शल एग्जाम 525। वो सबको कहता है कि जो सीखा है उसे ध्यान से अप्लाई करें और अच्छे से जवाब दें। फिर अनाउंसर बोलता है कि सिर्फ टॉप 10 स्टूडेंट्स ही होंगजी क्लास में जा सकते हैं। एकेडमिक एग्जाम शुरू होने वाला है तो वो सबको ऑर्डरली वे में एग्जाम हॉल में एंटर करने को बोलता है। स्टूडेंट्स में से एक सोच रहा होता है कि ये उसका मार्शल आर्टिस्ट बनने का मौका है। उसे याद आता है कि पहले साल वो अचानक कोमा में चला गया था और उसके पेरेंट्स ने टेंशन में उसके लिए 2 साल का मेडिकल लीव अप्लाई किया था। उसे लगता है कि ये उसकी लास्ट चांस है मार्शल आर्टिस्ट बनने की और इस बार वो इस चांस को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ते वक्त उसकी नजर एक क्राउड पे पड़ती है। उनमें से एक बंदा कहता है, अरे ये तो चंदू लग रहा है, ये एग्जाम देने भी आ गया। वो बोलता है, देखो तो सही, मैंने सबको बोला था ना कि कोई भी होंगजी क्लास के लिए ट्राई कर सकता है। इसने फर्स्ट ईयर में 2 साल छुट्टी ली फिर भी यहाँ आ गया एग्जाम देने। यंगस्टर्स में सच में काफी हिम्मत होती है। बीमार हो गया, 2 साल गायब रहा और सीधा होंगजी क्लास का एग्जाम देने आ गया। क्या ये सच में समझता है कि ये कोई जीनियस है? चंदू उस बंदे का हाथ जोर से पकड़ता है और बोलता है, कंसर्न के लिए थैंक्स, पर तुम अपना ध्यान अपकमिंग एग्जाम को पास करने पे लगाओ। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। एक और लड़का कहता है कि ये वही बंदा है जो फर्स्ट ईयर में बुली होता था और आज ये इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। वो सजेस्ट करता है कि एग्जाम के बाद इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन जिस बंदे का हाथ चंदू ने पकड़ा था वो सोचता है कि चंदू की ग्रिप स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग लग रही है। फिर उनमें से एक कहता है, अबे बेवकूफ मत बनो, अभी अगर हम कुछ करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बेटर है मार्शल आर्ट्स एग्जाम का वेट करो, वहां अगर गलती से उसे क्रिपल कर दिया तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। उधर चंदू क्वेश्चन पेपर को देखकर सोच रहा होता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि करंट वर्ल्ड बैकग्राउंड और हाई मार्शल कैलेंडर के इनिशियल डे को ब्रीफली डिस्क्राइब करो। वो पढ़ता है कि पहला ही सवाल कॉमन नॉलेज का है। ओल्ड एरा 2842 में एक अदर वर्ल्ड सिविलाइजेशन अर्थ पे फाउंड हुई और अर्थ पे इन्वेड कर दिया। ह्यूमैनिटी ने न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएशन किया। 2 साल बाद पूरी तरह न्यूक्लियर डिफीट हो गई और डेथ टोल 5 बिलियन क्रॉस कर गया। न्यूक्लियर रेडिएशन के नीचे ह्यूमंस ने अपने फिजिकल लिमिटर्स ब्रेक करके इवॉल्व करना शुरू किया। ओल्ड एरा 2860 अगस्त 27 को सभी अडल्ट्स की लाइफ इंटेंसिटी लेवल 2 तक पहुंच गई। इसी दिन ओल्ड एरा खत्म हुआ और न्यू एरा हाई मार्शल कैलेंडर का इनिशियल डे स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन 2 पूछता है कि हाई मार्शल एरा के इनिशियल वॉर में किन लोगों ने ह्यूज कंट्रीब्यूशंस दिए। क्वेश्चन 3 पूछता है कि वर्ल्ड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए कौन से गलत पॉलिसीज प्रपोज की गई। क्वेश्चन 4 और आगे भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। सब कुछ फिनिश करके वो एग्जाम सबमिट करता है और पीछे लीन होकर सोचता है कि एक्सपेक्टेडली उसने फुल मार्क्स लिए होंगे। वो याद करता है कि वो असल में 2 साल कोमा में नहीं था, बल्कि एक अजीब सी इंजरी की वजह से वो बार बार एक स्ट्रेंज स्पेस में घुस जाता था। वही स्पेस की वजह से उसकी मेंटल पावर अवेकन हुई और उसे फोटोग्राफिक मेमोरी मिली। इसीलिए 2 साल स्कूल मिस करने के बाद भी उसको एग्जाम देने का पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन एकेडमिक परफेक्ट स्कोर सिर्फ 225 का है, इसीलिए उसे मार्शल आर्ट्स एग्जाम की तैयारी करनी होगी। घर पहुंचकर चंदू बोलता है, मैं आ गया। उसके डैड कहते हैं कि सही टाइम पे आया, चलो खाना खाते हैं। चलते वक्त एक कार्ड उसकी पॉकेट से गिर जाता है। उसकी मॉम देखती है और बोलती है, देखो कितना केयरलेस हो, अपना एडमिशन टिकट संभाल के रखो। डिनर के बाद अचानक किसी की नजर एक चीज पे पड़ती है। वो पूछते हैं, ये क्या है? चंदू कहता है कि ये की ब्लड पाउडर है और डैड से पूछता है कि ये कहां से आया। डैड कहते हैं कि होंगजी क्लास एग्जाम के लिए उन्होंने ये खरीदा ताकि चंदू का स्कोर बूस्ट हो। चंदू बोलता है कि वो बिना इसके भी पास हो सकता है, लेकिन डैड कहते हैं कि ओवरथिंकिंग बंद करो। वो बोलते हैं कि चाहे वो स्वयं मार्शल आर्टिस्ट न बन सके, पर घर में चंदू और उसकी बहन सबकी सपोर्ट के लिए पैसे हमारे पास हैं। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा। चंदू सोचता है कि एक बॉटल की ब्लड पाउडर 20,000 का होता है और ये खरीदने में फैमिली की सारी सेविंग्स लग गई होंगी।
आज के ज़माने में अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनता तो अपने परिवार की सेफ्टी भी गारंटी नहीं कर सकता। मेडिटेशन करते वक्त वो सोचता है कि कल का एग्जाम स्मूथ होगा या नहीं, सब आज की रात पे डिपेंड करता है। मेडिटेशन करते करते वो फिर से उस स्ट्रेंज प्लेस में पहुंच जाता है। वहां एक स्वॉर्ड होती है जिसे वो तुरंत पकड़ लेता है और मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप सामने आ जाता है। वो सोचता है कि कोमा के बाद से ही वो हर रात नींद आते ही इस क्रिस्टल स्पेस में आ जाता है। यहाँ कई मॉन्स्टर्स होते हैं और उनका गोल होता है इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना। अगर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पूरे अगले दिन कोमा में चला जाता है। अगर वो इस स्पेस में लड़ते लड़ते मर जाता है तो वो तुरंत उठ जाता है और पूरा दिन फुल एनर्जी फील करता है। पहले वो मरने से डरता था, इसीलिए बार बार कोमा में जाता रहा। बाद में समझ आया कि मरने से एनर्जी मिलती है, तब से सब ठीक होने लगा। जब वो मॉन्स्टर्स से लड़ता रहता है उसे लगता है कि एक और फायदा भी है। हर सक्सेसफुल वेव डिफेंस पर उसकी मेंटल पावर थोड़ी बढ़ जाती है। इसी वजह से उसकी मेमोरी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज इंसेन लेवल की हो गई। 2 साल स्कूल मिस करने के बाद भी वो सब कुछ आसानी से कर लेता है। नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, नेक्स्ट वेव 30 सेकंड्स में आएगी। वो सब मॉन्स्टर्स को कैटेगराइज करके मार रहा होता है। फिर नोटिफिकेशन आती है कि सिर्फ फर्स्ट सक्सेसफुल क्रिस्टल डिफेंस ही इफेक्टिव है। पैनल ओपन करते ही वो सोचता है कि उसके करंट स्टैट्स शायद होंगजी क्लास के लिए इनफ नहीं है। पैनल दिखाता है नेम चंदू, लाइफ इंटेंसिटी लेवल 5, मेंटल पावर लेवल 5, लिफ्टिंग स्ट्रेंथ 1000 जीन, स्पीड 20 मीटर्स पर सेकंड, मार्शल स्किल फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट टियर 1 89%, waves defended 4 out of 5 incomplete, 4 out of 10 incomplete, 4 out of 35 incomplete। फिर नोटिफिकेशन कहती है कि 5th वेव आ रही है। मॉन्स्टर्स फायर ब्रीथ करते हुए अटैक करते हैं। चंदू बोलता है ये रहा और फ्लेम्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो लड़ता है एक शार्प क्लॉ उसकी तरफ आता है। वो स्वॉर्ड से काउंटर करने की कोशिश करता है। फिर एक टेल व्हिप अटैक आता है जिसे वो जंप करके डॉज कर लेता है। चंदू के दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी बार मरने के बाद अब वो फाइनली मॉन्स्टर लिजर्ड के अटैक पैटर्न्स और उसका पूरा रिदम समझ चुका है। लड़ते लड़ते एक जबरदस्त स्ट्राइक मॉन्स्टर पे पड़ती है और वो गिरने लगता है। चंदू सोचता है कि ये तो बिल्कुल बर्जर्क हो गया। उसे थोड़ा दर्द होता है और वो सोचता है कि थोड़ी सी केयरलेसनेस हो गई, पर अच्छा है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। लेकिन मॉन्स्टर फिर से अपने क्लॉज लेकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। चंदू फौरन आगे बढ़ता है, खुद को बार बार बोलते हुए कि शांत रहे, इस बार वो जरूर जीतेगा। जैसे ही वो मॉन्स्टर के पास पहुंचता है चंदू जंप करता है और अपनी ऑरा यूज करके सीधा मॉन्स्टर के खुले मुंह की तरफ जाता है। मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि ये छोटे से आदमी को एक ही बाइट में निगल लेगा, पर जॉस बंद होने से पहले ही चंदू तुरंत बैकफ्लिप मार देता है। फिर उसके सामने एक और डेंजर आता है, फायर ब्रेथ का एक बड़ा स्ट्रीम। चंदू फिर से डॉज कर लेता है। वो सोचता है कि छोटा बॉडी होने के फायदे भी हैं, जैसे कि वो फास्ट मूव कर सकता है और ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर सकता है। फिर वो अपनी सॉर्ड सीधा आगे की तरफ फेंक देता है। सॉर्ड ड्रैगन की तरफ तेज रफ्तार में जाती है और ड्रैगन एक जोर की चीख निकालता है। चंदू एजिलिटी बोलते हुए अपनी सॉर्ड वापस पकड़ लेता है। उसके दिमाग में जैसे ढोल और नगाड़े बजने लगते हैं जब वो अपनी सॉर्ड से एक पावरफुल एनर्जी बीम निकालता है और ड्रैगन को फिनिश करता है। फिर वो ड्रैगन को बार बार स्लाइस करता रहता है। जब ड्रैगन फाइनली गिर जाता है चंदू उसके ऊपर खड़े होकर ट्रायम्फ फील करता है और नोटिफिकेशंस पॉपअप होने लगती हैं। नोटिफिकेशंस बताती हैं, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली 5 वेव्स डिफेंड कर ली हैं। मेंटल पावर एक लेवल बढ़ गई है। फिर बताती हैं 5x5 डिफेंसिव वेव्स कंप्लीट, आपको वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड प्राप्त हुआ है। ये देखकर चंदू सोचता है कि मेंटल पावर इंक्रीज तो ठीक है, पर विजुअलाइजेशन मेथड कुछ अलग ही चीज होती है। उसे याद आता है कि स्कूल ने कभी बताया था कि विजुअलाइजेशन मेथड एक रेयर टेक्निक है जो एक्टिवली मेंटल पावर कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। चंदू सोचता है कि सिस्टम रिवॉर्ड से मेंटल पावर तो वैसे ही बढ़ जाती है, पर जितनी ज्यादा अच्छी चीजें मिलती रहें उतना ही बेटर। फिर नोटिफिकेशन आती है कि नेक्स्ट वेव ऑफ मॉन्स्टर्स जल्दी ही आ रही है। चंदू फौरन आगे देखता है और एक बड़ा ग्रुप शैडोई फिगर सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है कि उनकी लाइफ इंटेंसिटी उससे एक लेवल ज्यादा है और उनकी टोटल गिनती 30 है। वो समझ जाता है कि ये लेवल वो अभी पास नहीं कर पाएगा, तो वो मेडिटेशन रोक देता है और सोचता है कि छोड़ो, पहले विजुअलाइजेशन मेथड देख लेता हूं। वर्चुअल बुक पढ़ते ही वो शॉक हो जाता है। फिर वो एक नए टाइप की जगह में खुद को पाता है जहां एक जायंट शैडोई फिगर उसे देखकर मुस्कुराता है। चंदू सोचता है कि तो ये विजुअलाइजेशन मेथड का असली मतलब है। इस जायंट को देखते ही ये मुझे एक ट्रायल देता है।
वो मेडिटेशन कंटिन्यू करता है और धीरे धीरे ऑरा उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। तभी एक लेडी रूम में आती है और बोलती है कि खाने का टाइम हो गया। चंदू तुरंत होश में आता है और तैयार होने लगता है। लेडी उसे देखती है और बोलती है कि वो अब कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा है। चंदू उसके पास जाके उसके सर पे हल्की सी टैप देता है और कहता है कि पहले मैं हैंडसम नहीं था क्या? वो लड़की तुरंत बोलती है कि थे और कहती है कि उसके बाल मत खराब करो। दोनों थोड़ा मस्ती करते हुए डिनर के लिए तैयार होते हैं। उनका रिलेशनशिप क्लियरली क्लोज और प्लेफुल होता है। फिर वो पूछती है, भाई पहले भी इतने हैंडसम थे क्या? चंदू सोचता है कि शायद वो थोड़ा अलग लग रहा है और शायद ये सब वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड का इफेक्ट है। खाना खत्म करने के बाद चंदू डैड और लिटिल फिश को बोलता है कि वो एग्जाम के लिए निकल रहा है। दोनों कहते हैं कि रास्ते में ध्यान से जाना। लियोंग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल जिम्नेजियम में चंदू प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोचता है कि विजुअलाइजेशन मेथड का इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। उसे क्लियरली अपने बॉडी के हर एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट फील हो रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे ये तो हमारा जीनियस चंदू है जो 2 साल सस्पेंड हुआ था। ये फोंग रुएर और उसकी गैंग होती है। वो कहता है कि चंदू तो फर्स्ट ईयर में डेड लास्ट था, फिर भी 2 साल बाद सीधा होंगजी क्लास असेसमेंट देने आ गया। वो सार्कास्टिकली बोलता है कि क्या महान दानवीर फिर से लास्ट पोजीशन सिक्योर करने आए हो? चंदू रिप्लाई करता है कि कम से कम मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो एकेडमिक लेसन्स पास ही नहीं कर पाए। गैंग का लीडर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ज्यादा उड़ मत। चंदू कामली बोलता है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया, जिसको लग रहा है वो खुद ही गिल्टी है। तब एक और बंदा कहता है, बस करो, असेसमेंट ही मेन चीज है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई और टीचर आ गया तो नुकसान हो जाएगा। गैंग चली जाती है पर लीडर पलटकर बोलता है, चंदू रुक जा, देख लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। चंदू आगे बढ़ने वाला होता है कि उसका दोस्त आकर कहता है कि तू तो गया काम से। चंदू कहता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। दोस्त कहता है कि चंदू को पता ही नहीं कि ये सिंपली डील करने वाली सिचुएशन नहीं है। 2 साल सस्पेंड रहकर उसे कुछ पता नहीं। वो पॉइंट करके बताता है कि फोंग रुएर इतना हवा में इसलिए घूमता है क्योंकि उसका सेकंड अंकल स्कूल का डीन ऑफ स्टूडेंट्स है। रूमर है कि डीन ने इस साल की मार्शल आर्ट्स असेसमेंट के क्वेश्चंस फोंग रुएर को ऑलरेडी लीक कर दिए हैं। चंदू सोचता है कि मतलब उसे फोंग रुएर और टीचर्स के बीच के साजिश से भी बचना होगा। फिर अनाउंसमेंट होता है कि असेसमेंट 2 पार्ट्स में होगा, स्ट्रेंथ टेस्ट और कॉम्बैट ड्यूल। वॉइस कहती है कि कैंडिडेट्स अपने एग्जाम नंबर्स के हिसाब से ग्रुप्स ऑफ 10 में डिवीजन हो जाएं। स्ट्रेंथ टेस्ट प्रायोरिटी होगी। चंदू का फ्रेंड बोलता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है, लाइन में लग जा। वो सोचता है चंदू कितना केयरफ्री है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक बिग कैट मशीन के सामने रुकते हैं। वॉइस अनाउंस करती है कि ये एग्जाम लास्ट प्लेस एलिमिनेशन सिस्टम यूज करेगा। सैंडबैग फुल फोर्स से हिट करना होगा। जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रेंड बोलता है कि सबको एक साथ सैंडबैग पंच करना होगा और ग्रुप का लास्ट प्लेस डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। वो कंप्लेन करता है कि इस साल का स्ट्रेंथ टेस्ट मैकेनिज्म बहुत ही ब्रूटल है। चंदू सोचता है कि आगे कॉम्बैट ड्यूल भी है तो उसे स्ट्रेंथ को स्मार्टली मैनेज करना होगा। स्टेप फॉरवर्ड करते ही वो सोचता है कि स्पीड के साथ जीतना बेस्ट होगा। जैसे ही वो अपना फिस्ट प्रिपेयर करता है, पास का बंदा हंसता हुआ बोलता है कि ये तो मेरे लिए मक्खन है, मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है। पहले ग्रुप का असेसमेंट स्टार्ट होता है। सब सैंडबैग को पूरी स्ट्रेंथ से हिट करते हैं और बिग कैट मशीन जोर से चीख जैसी आवाज निकालती है। क्राउड चीयर करता है, बोलता है कि बॉस कमाल है, फोंग रुएर बहुत स्ट्रांग है। एक आवाज कहती है कि फोंग रुएर की स्ट्रेंथ लगभग 1500 जीन तक पहुंच चुकी है। दूसरा कहता है कि बॉस फर्स्ट प्लेस ले ही लेगा और कोई ना कोई इस राउंड में एलिमिनेट हो ही जाएगा। लेकिन अचानक सब शॉक हो जाते हैं। बिग कैट और भी ज्यादा डैमेज रजिस्टर करता है। समवन स्क्रीम्स, ये क्या हो गया? 1500 जीन पंचिंग फोर्स और वो भी लेवल 5.1 लाइफ इंटेंसिटी पे। कौन से क्लास का ये चंदू है? ये इतना स्ट्रांग कैसे है? लास्ट ईयर टॉप 50 में इसका नाम भी नहीं था। चंदू का फ्रेंड एक्साइटमेंट से चिल्ला पड़ता है, यही एक्सपेक्ट किया था मैंने अपने भाई से। लेकिन उसके दिल के अंदर अंदर वो भी शॉक में सोच रहा था कि ये तो हद हो गई, ये कब से उसका भाई इतना जबरदस्त हो गया है। चंदू सोचता है कि लाइफ इंटेंसिटी का लेवल 5.1 लगभग 1000 केजी की पंचिंग फोर्स के बराबर होना चाहिए, लेकिन चुंडू ने 1500 केजी की फोर्स से पंच मारा। उसे लगता है कि होंगजी क्लास में कोई भी स्टूडेंट इतनी फोर्स नहीं मार सकता। उसके दिमाग में डाउट आता है कि क्या रेगुलर क्लास में सच में कोई इतना जबरदस्त स्टूडेंट है और क्या चुंडू की मार्शल स्किल कुछ खास है। फिर वो बोलता है कि उसे चुंडू की फाइल दिखाई जाए। सेक्रेटरी तुरंत फाइल दे देती है और वो पढ़ना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि रेगुलर क्लास का एक स्टूडेंट जो 2 साल के सस्पेंशन पर था टियर 1 तक पहुंच गया है और उसकी मार्शल स्किल की मास्टरी 55% तक है।
वो सोचता है कि नहीं, शायद अब तक उसकी मास्टरी और भी ज्यादा हो चुकी होगी। सीन चुंडू की तरफ शिफ्ट होता है और चंदू सोचता है कि इस दोपहर वो चुंडू की असली स्ट्रेंथ को अच्छे से देखेगा। कॉम्बैट रिंग पर स्टाफ मेंबर अनाउंस करता है कि जिनके नाम बुलाए जाएंगे वो स्टेज पर कॉम्बैट ड्यूल के लिए आ जाए। सबसे पहले वो चुंडू का नाम लेता है, फिर फोंगरुई का। फोंगरुई हंसने लगता है क्योंकि यही मोमेंट था जिसका वो काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। पास में खड़े कुछ स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि चुंडू तो स्कूल में अभी अभी वापस आया है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ स्कोर सरप्राइजिंग लेवल पर हाई है। वो सोचता है कि क्या इस बार वो जीत पाएगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इम्पॉसिबल है, फोंगरुई ही जीतेगा। वो बोलता है कि रियल कॉम्बैट में मार्शल स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ हाई स्ट्रेंथ का कोई स्पेशल फायदा नहीं। स्टेज पर दोनों अपने वेपन्स तैयार करते हैं। फोंगरुई बोलता है कि चुंडू को यह मत सोचना चाहिए कि पिछली बार जैसे वो जीत गया था इस बार भी उतना ही लकी होगा। चुंडू जवाब देता है कि वो होप करता है कि फोंगरुई की ये एरोगेंस फाइट के बाद भी वैसी ही रहे। दोनों एक साथ बैटलफील्ड पर रश करते हैं और कोई जोर से चिल्लाता है, मार्शल आर्ट स्टॉप वॉर। दोनों की तलवारों का क्लैश होने वाला होता है। ऑरा बहुत स्ट्रांग होता जाता है। चुंडू भी अटैक के लिए तैयार होता है और तेज से स्लैश करता है। दोनों डॉज करते हैं, जंप करते हैं और बार बार एक दूसरे को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार चुंडू एक हिट लैंड कर देता है। फाइट आगे बढ़ती है और चुंडू सोचता है कि होंगजी क्लास में एंट्री तो वो ही करेगा। इस वक्त फोंगरुई गुस्से से भर चुका है। तलवार उठाते हुए वो कहता है कि चुंडू की रेपुटेशन वैसी ही है जैसी लोग बोलते हैं। वो मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक्स अनलीश करता है। चुंडू उनमें से बहुत सारे डॉज कर लेता है और कुछ काउंटर स्लैशेस भी कर देता है। फिर फोंगरुई कहता है कि अब वो चुंडू को गिराकर ही रहेगा और फिनिशिंग अटैक लॉन्च करता है, लेकिन चुंडू उसको भी डॉज कर देता है। चुंडू अपने आप को स्टेबल करता हुआ सोचता है कि लोगों के साथ एक्चुअल कॉम्बैट मॉन्स्टर्स से लड़ने से काफी अलग होती है। इसी वजह से उसे नए ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपोनेंट भी ऐसा ही कर रहा है। अचानक एनिमी एक और अटैक करता है, फिर वो दोबारा चार्ज करता है। चुंडू उसका अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ काउंटर अटैक करता है। इस बार चुंडू क्लियरली अपर हैंड ले लेता है और एनिमी खांसी मारने लगता है। एनिमी छुपाकर एक और डैगर से अटैक करना चाहता है, लेकिन चुंडू क्लियरली सब देख लेता है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और सीधा एनिमी के हेड पर फाइनल स्ट्राइक कर देता है। एनिमी जमीन पर गिर जाता है और सारे लोग चीयर करने लगते हैं। चुंडू का दोस्त शॉक से बाहर आता है और कहता है कि ये डार्क हॉर्स तो एक्चुअली उसका भाई है। एक और स्टूडेंट चीख कर कहता है कि ये क्या हो गया, चुंडू तो सच में जीत गया। किसी और ने डिसबिलीफ में कहा कि शायद चुंडू ने सीक्रेटली कोई ड्रग्स ली होंगी। तभी स्टाफ मेंबर अनाउंस करता है कि मेडिकल टीम आए और फोंगरुई की कंडीशन चेक करे। बाकी स्टूडेंट्स को अगले कॉम्बैट ड्यूल के लिए रेडी होने को बोला जाता है। फिर वो चुंडू को बुलाता है और कहता है कि थोड़ा रुक जाओ। चुंडू रुकता है, बो करता है और टीचर लिंग से कहता है कि वो अभी एंग्शियस था, इसलिए फोर्स कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो माफी चाहता है। टीचर लिंग बोलते हैं कि कॉम्बैट ड्यूल में इंजरी होना नॉर्मल है, बस अगला टाइम ध्यान रखें। वो कहते हैं कि आज उसने काफी मेहनत की है और घर जाकर स्ट्रेच करना ना भूलना। चुंडू टीचर का शुक्रिया अदा करता है। अंदर से वो सोचता है कि फोंगरुई इतना बुरा हारा, फिर भी उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। ये सिर्फ मार्शल स्किल की क्रशिंग सुपीरियरिटी की वजह से हुआ। टीचर लिंग फिर वांकाई को बोलते हैं कि प्रिंसिपल को फोन करें। लेटर जब चुंडू वहां से जाता है, वो सोचता है कि अभी घर जाना जल्दी हो जाएगा और उसके डैड और छोटी बहन लेट तक नहीं आएंगे। जब वो वर्चुअल कॉम्बैट कैप्सूल के पास पहुंचता है, उसे लगता है कि वो वन ऑन वन स्पारिंग पार्टनर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल ने हर स्टूडेंट को एक कॉम्बैट कैप्सूल दे रखा है। वो सोचता है कि जैसे ही वो कैप्सूल में जाएगा, वो अपने लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से मैच हो पाएगा। क्रिस्टल स्पेस में मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते उसने वर्चुअल सिस्टम का यूज नहीं किया, इसलिए उसका रैंक अभी सिर्फ ब्रॉन्ज है। मशीन कनेक्ट करते हुए वो सोचता है कि फोंगरुई आज बुरी तरह हारा है, तो शायद वो लोग उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे ताकि वो होंगजी क्लास में एंटर ना कर पाए। कैप्सूल एक्टिवेट होते ही रिकॉर्ड ब्लू स्टार यूथ लिस्ट पर ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है। ये लिस्ट स्पेशली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसे जीनियस लिस्ट भी कहते हैं। ये ग्लोबली सभी इकोस्फीयर्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड मार्शल स्ट्रेंथ रैंकिंग होती है। होंगजी क्लास में भी कोई इस लिस्ट पर नहीं आया। कैप्सूल में बैठकर चुंडू सोचता है कि अगर वो ब्लू स्टार यूथ लिस्ट पर रैंक ले आया, तो वो होंगजी क्लास में अपनी स्ट्रेंथ के दम पर जरूर एंट्री कर लेगा। वर्चुअल स्पेस में एंटर करके वो घूमता हुआ कहता है कि क्रिस्टल स्पेस मिलने के बाद उसने वर्चुअल सिस्टम ही यूज नहीं किया, तो वो वार्म अप मैच से शुरू करेगा। थोड़ी देर बाद वो मास्क पहनता है और आसपास देखता है। वो कहता है कि अपोनेंट कहाँ है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड बहुत स्लो है। साथ ही एक लेडी ऊपर से अटैक करती है। चुंडू जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता है।
लेडी फ्लिप करके लैंड करती है और कहती है कि तुम्हारी रिएक्शन स्पीड ठीक है। शी इज स्लाइटली इम्प्रेस्ड। फिर वो कहती है कि ये स्कूल एग्जाम नहीं है, तुम्हें अपोनेंट को क्लियरली देखकर हेलो कहने का इंतजार नहीं करना चाहिए था। चुंडू कहता है कि उसने सीख लिया और वो दोबारा स्नीक अटैक का मौका नहीं देगा। वो तलवार चलाता है, लेकिन लेडी हर स्ट्राइक को ग्रेसफुली डॉज कर लेती है और काउंटर भी करती है, जिससे चुंडू और ज्यादा सरप्राइज होता है। चुंडू जब पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट यूज करता है तब भी उसे ज्यादा फायदा नहीं होता। लेडी बोलती है कि जो मूव तुमने अभी किया वो पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट था, लेकिन तुमने उसको नॉर्मली स्लैश की तरह यूज किया। फिर वो उसे पुश करके कहती है कि फ्लोइंग लाइट फॉर्म की एप्लीकेशन किसी एक फिक्स्ड फॉर्म में बंद नहीं होती। तुम्हें मार्शल आर्ट की सोल समझने की जरूरत है। चुंडू कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वो सही कह रही है। वो सोचता है कि स्वॉर्ड मूव्स को फॉर्म में क्यों बांधना चाहिए, पर फिर वो वंडर करता है कि वो लेडी उसका स्वॉर्ड स्किल इतनी आसानी से कैसे पहचान गई। उसे डिस्ट्रैक्टेड देखकर लेडी कहती है कि फोकस मत खोना। चुंडू कहता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा कि उसने कौन सा फाउंडेशनल मार्शल आर्ट सीखा है। वो उसे पूरी तरह से ओवरवेल्म कर देती है और हर एक्सचेंज में चुंडू गैस करता रहता है कि ये कौन है। फिर एक और एक्सचेंज के बाद लेडी बोलती है कि वो केयरलेस था। चुंडू जमीन पर गिरकर सिर्फ ये सोच पाता है कि इस स्नीकी कैंपर ने उसे पक्का ट्रिक से हरा दिया। नोटिफिकेशन आता है कि वो लिटिल गर्ल सेलिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हाथ से हार गया और उसके विक्ट्री पॉइंट्स 10 कम हो गए। जमीन पर पड़े हुए चुंडू सोचता है कि वो रॉ पावर से इजीली जीत सकता था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि वो स्नीक अटैक्स यूज करे। उसे उसके वर्ड्स याद आते हैं, मार्शल आर्ट की एसेंस को सोचने की जरूरत है। फिर वो सोचता है कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट में टोटल 4 फॉर्म्स हैं और सिर्फ पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट ही एक फॉर्म है जिसे वो फुली मास्टर नहीं कर पाया। ये एक थ्रस्टिंग मूव है जिसका एट्रीब्यूट असैसिन स्टाइल के करीब है। उसे एकदम से रियलाइजेशन होता है कि असैसिन स्नीक अटैक्स में एक्सपर्ट होते हैं और उसका फाइटिंग स्टाइल हमेशा से फ्रंट ऑन डायरेक्ट रहा है। वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल कॉम्बैट यूज करके टेस्ट करेगा कि उसकी ये सोच सही है या नहीं। जब ही वो एक और बैटल में एंटर करता है, इस बार उसके सामने एक बड़ा सा हेवी टाइप का ओपोनेंट अपीयर होता है जो एक मैसिव वेपन पकड़े होता है। चुंडू सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसका मैचअप एक स्नीक अटैकर के साथ हुआ था और अब उसका ओपोनेंट एक वेपन काउंटर स्पेशलिस्ट आ गया है। वो हैरान होकर सोचता है ये कौन सा गॉड टियर मैच मेकिंग मैकेनिज्म है यार। फिर भी वो अपने आप को स्टेबल करता है, स्वॉर्ड उठाता है, अपनी ऑरा पूरी तरह रिलीज करता है और सीधा आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि भले ही ओपोनेंट के पास वेपन एडवांटेज हो, पर उसकी मार्शल आर्ट्स लेवल उससे ज्यादा हाई है, तो एडवांटेज फिर भी उसका ही होना चाहिए। अटैक करते वक्त वो पेंटिंग द ग्राउंड एज अ प्रिजन टेक्निक यूज करता है और उसके स्लैशेस बार बार ओपोनेंट पर लगते हैं। उसके बाद वो गोल्डन ड्रम्स रिंगिंग टू द हेवेंस यूज करता है। हर एक स्ट्राइक पिछले से ज्यादा हैवी होता जाता है। एनिमी बोलता है तलवार का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा मार्शल आर्ट स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर लो। एनिमी अपना वेपन स्विंग करता है और चुंडू क्लियरली देख सकता है कि वो सीधा उसकी तरफ आ रहा है। चुंडू कहता है अच्छा ऐसा है। फिर वो ब्रीज इन द फॉरेस्ट यूज करता है, एक के बाद एक मल्टीपल वेव अटैक्स भेजता हुआ, लेकिन फिर भी ओपोनेंट का मैसिव अटैक अनस्टॉपेबल तरीके से उसकी तरफ चार्ज करता रहता है। उसी मोमेंट चुंडू तुरंत मूव करके एनिमी के शोल्डर के ऊपर अपीयर होता है, स्वॉर्ड रेडी रखते हुए फाइनल स्लैश के लिए। एनिमी शॉक होकर कहता है तुम तो अभी मेरे सामने ही थे। चुंडू उसी वक्त पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट यूज करता है और ओपोनेंट को एक ही क्लीन मूव में फिनिश कर देता है। इस बार उसके विक्ट्री पॉइंट्स +10 बढ़ जाते हैं। उसके बाद चुंडू सोचता है कि ये पहली बार था जब उसने पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट सक्सेसफुली अनलीश किया। फिर वो सोचता है कि तलवार को स्किलफुल क्यों बोला जाता है। उसे रियलाइज होता है कि स्किलफुल का मतलब सिर्फ डेक्स्टरस या मेहनती टेक्निक नहीं होता। स्किलफुल का मतलब है एवर चेंजिंग, कभी हार्ड, कभी सॉफ्ट, कभी हिडन, कभी विजिबल, कभी थंडर जैसे तेज, कभी एक पतली स्ट्रीम की तरह स्मूथली फ्लो करता हुआ। एज द फाइनल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट, पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट शायद इसीलिए बनाया गया था कि वो समझ सके कि तलवार को सामने सामने ईमानदारी से भी यूज किया जा सकता है और जरूरत पड़े तो छुप कर भी। स्वॉर्ड खुद में एक अनडिफाइंड वेपन है जिसका कोई एक फिक्स तरीका नहीं। एक स्टेटस नोटिफिकेशन अपीयर होता है, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट टियर 1 89% टू टियर 1 90%। चुंडू एक्साइटेड होकर कहता है कि रियल कॉम्बैट से अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है और वो दोबारा फाइट करना चाहता है। कुछ ही देर में एक और नोटिफिकेशन आता है, स्वॉर्ड आर्ट फिर इंप्रूव होती है। चुंडू तुरंत कहता है फाइट अगेन। वो फिर जीतता है और उसकी स्वॉर्ड आर्ट फिर से इंप्रूव हो जाती है।
वो बार बार ये करता रहता है, फाइट विन इम्प्रूवमेंट। काफी टाइम बाद चुंडू को भूख लगना शुरू हो जाती है। तब उसकी वॉच एक मैसेज डिस्प्ले करती है, कंग्रेचुलेशंस, you've entered the top 10,000 of the ब्लू स्टार यूथ लिस्ट। चुंडू डिसबिलीफ में कहता है, मैं ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में आ गया। फिर वो कहता है, सारी ब्लू स्टार यूथ लिस्ट डिटेल्स एक्सपैंड करो। नोटिफिकेशन उसके रैंकिंग्स दिखाता है। ब्लू स्टार यूथ लिस्ट रैंक 6,219, 7th बायोस्फीयर यूथ लिस्ट रैंक 654, जायंट बियर रियल्म यूथ लिस्ट रैंक 55, पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट यूथ लिस्ट रैंक 7, लियांग सिटी यूथ लिस्ट रैंक 1। सिस्टम कहता है कमांड अंडरस्टूड। चुंडू हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट मास्टर करने के बाद वो लियांग सिटी यूथ लिस्ट का नंबर 1 बन जाएगा। ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे फील होता है कि अब होंगजी क्लास में उसकी सीट पक्की है। लेटर, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल ओपन ग्राउंड। चुंडू वहां खड़ा होता है। तभी एक आवाज आती है, टीचर को देखकर ग्रीट करना नहीं आता, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? ये आवाज फोंग लिवा की होती है, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के डीन ऑफ स्टूडेंट्स और फोंग रुए का सेकंड अंकल। चुंडू पोलाइटली ग्रीट करता है, हेलो टीचर, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि ये आर्म बैंड का क्या सीन है। अनोइंग टीचर फिर कहता है कि नए सेमेस्टर में वो ग्रूमिंग और अपीयरेंस का यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन कर रहा है और पूछता है कि चुंडू ने ये क्या पहना हुआ है। चुंडू कामली कहता है, स्कूल यूनिफॉर्म। लोग आसपास हंसने लगते हैं। अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, साइलेंस। फिर कहता है कि चुंडू अब तो पक्का मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि फोंग रुई अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ है और उसका सेकंड अंकल जरूर रिवेंज लेगा। कोई और बोलता है कि सुना है चुंडू सिर्फ बैंड ड्रग्स पी के जीता था, तो अब उसे सही पनिशमेंट मिलेगी। कोई और बोलता है कि वो तो असली में समझ बैठा था कि चुंडू बहुत फॉर्मिडेबल है। अननोइंग टीचर अपनी स्टिक हिला हिलाकर इधर उधर पॉइंट करता है और कहता है कि ये सब नॉन कंप्लायंट है। चुंडू कहता है कि ये सब स्कूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है। उसे समझ नहीं आ रहा कि नॉन कंप्लायंट कहाँ है। टीचर गुस्सा होकर कहता है कि चुंडू अब बात का जवाब भी दे रहा है। वो उसे मारने जैसा मूव करता है, लेकिन चुंडू स्टिक पकड़ लेता है। टीचर फट पड़ता है, तुम डिसिप्लिन तोड़ रहे हो, टीचर का विरोध कर रहे हो, मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करके तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगा। तभी एक काम वॉइस आती है, कौन मुझे ढूंढ रहा था? नए आने वाले पर्सन है ल्यू, लियांग सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रिंसिपल। उनके साथ खड़े होते हैं वोंग इन क्विन, लियांग सिटी के मेयर। प्रिंसिपल को देखकर अननोइंग टीचर तुरंत भागकर जाता है और कहता है, सर ये चुंडू है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रिंसिपल तुरंत हाथ से सिग्नल देता है कि चुप हो जाओ। फिर चुंडू की तरफ देखकर पूछता है, तुम चुंडू हो? चुंडू कहता है, जी मैं चुंडू हूं। प्रिंसिपल कहता है कि वो स्पेशली उससे मिलने आए हैं और साथ वाले आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये मेयर वोंग है। मेयर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चुंडू लियांग सिटी यूथ लिस्ट का नंबर 1 बन गया है और ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में आ गया है, इसलिए वो देखना चाहते थे कि ये रिमार्केबल स्टूडेंट कौन है। अननोइंग टीचर शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो कह भी नहीं पाता कि उसने क्या सुना। क्या चुंडू सच में ब्लू स्टार यूथ लिस्ट के टॉप 10,000 में आया? पीछे खड़े स्टूडेंट्स भी स्टन रह जाते हैं। फिर हल्की फुसफुसाहट शुरू होती है। चुंडू इतना औसम है, इसकी स्ट्रेंथ के साथ तो इसे दवाई की जरूरत ही नहीं थी फोंग रुई को हराने के लिए। भाई डू तो बहुत पावरफुल है, होंगजी क्लास में तो वो डेफिनेटली जाएगा। प्रिंसिपल फिर कहता है कि चुंडू उसके साथ मीटिंग रूम चले, उन्हें उससे कुछ बातें करनी है। चुंडू कहता है, जी प्रिंसिपल, और फॉलो करता है। रास्ते में प्रिंसिपल कहता है कि मीटिंग के बाद वो सीधा होंगजी क्लास टीचर के पास रिपोर्ट करे। वो बताता है कि टीचर लिंग ने स्पेशली इंसिस्ट किया है कि चुंडू को होंगजी क्लास में ट्रांसफर किया जाए। मीटिंग रूम के अंदर कुछ लोग ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वो मेयर और प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। वहां लू बॉ भी होता है, लियांग सिटी नंबर 2 हाई स्कूल का सीनियर और करंट रैंक 2 ऑन द लियांग सिटी यूथ लिस्ट। वहां मो भी होता है, होंगजी क्लास का नंबर 1 स्टूडेंट। दोनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं, ये कौन है, पहचाना नहीं। सब सेटल होते ही मेयर डायरेक्टली पॉइंट पर आता है। वो कहता है कि पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 100 सिटीज हैं, वो एक कंपटीशन कंडक्ट करने वाले हैं सीनियर्स के लिए। लियांग सिटी टॉप 3 मार्शल आर्ट्स रैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को भेजेगी। रैंकिंग कल शाम 6 बजे के डेटा के अकॉर्डिंग होगी। उनका लीड एक लेवल 15+ मार्शल आर्टिस्ट करेगा। ये इवेंट 3 डेज का होगा, जिसका नाम है 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट। लोकेशन है हाई सिटी नंबर 1 हाई स्कूल।
मेयर बताता है कि टॉप 10 को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही कैश प्राइजेस मिनिमम 10 बोनस पॉइंट्स एंड 1 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हुए। सब एक्सप्लेन करने के बाद मेयर पूछता है, क्या तुम सब पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तब एक स्टूडेंट पूछता है कि जब रैंकिंग्स मार्शल आर्ट्स के बेस पर हैं, तो कंपटीशन वर्चुअल कॉम्बैट में क्यों नहीं? मेयर एक्सप्लेन करता है कि वर्चुअल कॉम्बैट की तुलना में रियल कॉम्बैट को डिस्ट्रिक्ट लीडर्स यूनानिमसली ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं। मेयर बोलता है कि वेन्यू पर सेफ्टी के लिए मार्शल आर्टिस्ट होंगे और मैच के दौरान सब लोग स्पेशल सूट्स पहनेंगे और एक ही स्टैंडर्डाइज्ड लाइफ इंटेंसिटी पे लड़ेंगे। चुंडू ये सुनते हुए सोचता है कि अपने करंट मार्शल आर्ट्स लेवल के हिसाब से वो पर्पल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट के टॉप 20 में तो पक्का आ ही जाएगा, और जिस स्पीड से वो रोज इंप्रूव हो रहा है, टॉप 3 तक पहुंचना भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिर मेयर कहता है कि अगर टॉप 10 में नहीं भी आए तब भी ये उनके लिए एक मौका होगा अपने हम उम्र लोगों का लेवल समझने का। वो सबको बोलता है कि ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर मत लो। चुंडू हल्का सा हेजिटेट करता है, फिर बोलता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। बाकी 2 लोग भी बोलते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेयर सिर हिलाकर कहता है कि अच्छा है, असली हीरोज तो यूथ में ही होते हैं। वो उन्हें बताता है कि डिपार्चर टाइम कंफर्म होते ही पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और तब तक वो सब लोग वापस क्लास जा सकते हैं। क्लास से निकलते हुए चुंडू सोचता है कि अगर वो 100 सिटीज वॉर के टॉप 3 में आ जाए तो उसकी मम डैड को सुबह से शाम तक जान तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो खुद से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, 100 सिटीज वॉर में टॉप 3 में आना ही होगा। होंगजी क्लास में एंटर करते ही चुंडू नोटिस करता है कि डेस्क्स और चेयर्स पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे नहीं हैं, जैसे उसकी पहली क्लास में होते थे। वो इधर उधर देखकर कहता है कि चलो अभी के लिए कहीं भी बैठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही वो बैठने लगता है, अचानक एक आवाज जोर से चिल्लाकर बोलती है कि हट जा। वो बंदा पूछता है कि चुंडू अपने आप को क्या समझता है और क्या वो इस सीट पर बैठने लायक भी है। ये लड़का फोंग है, जो होंगजी क्लास का रैंक 10 स्टूडेंट है। उसे देखकर चुंडू सोचता है कि यार, क्या क्लास में कोई भालू बैठा हुआ है? जब वो लंबा सा लड़का उसके पास आता है, चुंडू खड़ा हो जाता है और सोचता है कि इतने मॉडर्न जमाने में भी लोग स्कूल बुलिंग का नाटक कर रहे हैं। तभी एक और स्टूडेंट आता है और बोलता है कि ये फोंग हु है, और चुंडू को याद दिलाता है कि वो पहली बार होंगजी क्लास में आया है, तो शायद क्लास के रूल्स उसे पता नहीं। चुंडू थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि ये लड़का इतना चुपचाप उसके पास आ गया, और वो महसूस करता है कि इसका लाइफ इंटेंसिटी लेवल उससे कम से कम 2 लेवल ज्यादा है। फोंग हु नाखुश होकर बोलता है कि चुंडू अपने आप को लकी समझे, क्योंकि मॉरेट के कहने पर इस बार वो उसे छोड़ रहा है। मॉरेट फिर एक्सप्लेन करता है कि होंगजी क्लास में स्ट्रेंथ हायरार्की सीट नंबर से डिसाइड होती है। महीने का एक सीट रैंकिंग बैटल होता है जिसमें रियल कॉम्बैट के थ्रू सीट्स डिसाइड होती हैं, और बॉटम 10 वाले स्टूडेंट्स को पूरा महीना क्लास में खड़े रहना पड़ता है। ये सुनकर चुंडू सोचता है कि होंगजी क्लास का कंपटीशन तो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा इंटेंस है। मॉरेट आगे बताता है कि अभी महीने की शुरुआत है, तो इस महीने का सीट रैंकिंग ऑलरेडी तय है, लेकिन अभी चुंडू एक चैलेंज के थ्रू अपना सीट नंबर डिसाइड करेगा। चुंडू ध्यान से सुनता है और पूछता है कि सीट रैंकिंग के अलावा क्या कोई और ट्रीटमेंट डिफरेंस भी होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये डिसाइड करें कि चैलेंज में कितनी स्ट्रेंथ यूज करें। मॉरेट बोलता है कि हायर सीट रैंकिंग का मतलब ज्यादा मंथली रिसोर्स सब्सिडी। ये सुनते ही चुंडू कहता है कि रिसोर्सेज के लिए तो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। वो सोचता है कि जितना हाई सीट नंबर होगा उतना अच्छा। थोड़ी देर बाद स्टाफ अनाउंस करता है कि क्लास शुरू हो रही है और सबको कॉम्बैट रूम में चलना चाहिए। कॉम्बैट रूम में टीचर समझाता है कि चैलेंजर मैक्सिमम 3 चैलेंजेस दे सकता है और परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको सीट नंबर असाइन होगा। चुंडू आगे बढ़कर बोलता है कि वो नंबर 10 को चैलेंज करेगा। चुंडू तलवार तैयार करता है तो स्टाफ मेंबर थोड़ा टेंस हो जाता है। स्टूडेंट्स भी आपस में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है कि ये तो सीधा टॉप 10 को चैलेंज कर रहा है। कोई दूसरा बोलता है कि चुंडू तो देखने में सीधा साधा लगता है, पता नहीं नेचर से इतना एरोगेंट कैसे हो गया। स्टाफ मेंबर अपने मन में सोचता है कि इस लड़के की मार्शल आर्ट स्किल अच्छी भी हो, उसका लाइफ इंटेंसिटी तो होंगजी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स से पीछे है, और यह भी सोचता है कि 10th सीट का रिसोर्स सब्सिडी 11th सीट से 50% ज्यादा होता है। चुंडू के दिमाग में चल रहा होता है कि सिर्फ इसी वजह से चैलेंज देना वर्थ है। बर्ली स्टूडेंट हंसी उड़ाते हुए बोलता है कि चुंडू अभी ही होंगजी क्लास आया है और इतनी बड़ी बातें कर रहा है, देखना मार खाकर रोएगा। चुंडू कामली पूछता है कि क्या वो 10th रैंक है। बर्ली लड़का कहता है हाँ मैं ही हूं और तू अनलकी है। टीचर उसे प्रोटेक्टिव गियर पहनने को बोलता है।
स्टाफ मेंबर सोचता है कि वो चुंडू को स्टडी समझ रहा था, लेकिन ये तो तुरंत अपने आप को प्रूव करने के मूड में है। लेकिन थोड़ी तकलीफ मिलेगी तो अच्छा ही है, ट्रेनिंग हो जाएगी। बैटल स्टार्ट होती है। बर्ली लड़का कहता है तैयार हो जा, अब जब मार लगेगी ना तो तू मेरी टांग पकड़कर माफी मांगेगा। वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपना वेपन चुंडू की तरफ घुमाता है। ऑडियंस नर्वस हो जाती है। कोई बोलता है कि स्पीड का फर्क क्लियरली दिख रहा है, लाइफ इंटेंसिटी में भी पूरा एक लेवल का गैप है, तो चुंडू का गेम ओवर। दूसरा बोलता है कि यार 0.1 का गैप भी आउटकम निकाल देता है, यहां तो पूरा एक लेवल है, चुंडू तो पक्का हारेगा। तभी स्टाफ मेंबर नोट करता है कि चुंडू का लाइफ इंटेंसिटी लेवल 5.2 है। वो याद करता है कि कल ही तो 5.1 था, एक ही दिन में 5.2 कैसे हो गया, ये तो अजीब है। बर्ली लड़का हंस रहा होता है, कहता है तू तो गया। लेकिन जैसे ही वो वेपन नीचे लाता है उसका चेहरा शॉक में बदल जाता है, क्योंकि चुंडू तो उसके नीचे से गायब हो चुका होता है। अगले ही पल चुंडू एक जबरदस्त स्लैश मारकर तेज ऑरा के साथ उस बर्ली लड़के को हवा में उड़ा देता है। वो सीधा अरीना से बाहर जा गिरता है। ये मूव पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट होता है। टीचर तुरंत अनाउंस करता है कि चुंडू की मार्शल स्किल टियर 1 परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। चुंडू बोलता है कि सिर्फ किस्मत थी, कल रात ही ब्रेक थ्रू हो गया। लेकिन टीचर के दिमाग में चल रहा होता है कि ये कैसी किस्मत, एक रात में 90% ब्रेक थ्रू कोई नॉर्मल बात नहीं। चुंडू टीचर को कुछ कहने वाला होता है, पर टीचर पहले ही अनाउंस कर देता है विनर चुंडू। क्राउड में हंगामा मच जाता है। कोई बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल था, पूरे एक लेवल गैप के बावजूद जीत गया। कोई दूसरा बोलता है एक ही स्ट्राइक में फिनिश कर दिया, टू ऑसम। मॉरिट चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है कि शायद चुंडू सच में एक लेट ब्लूमिंग जीनियस है। फिर टीचर पूछता है कि अब जब वो सीट 10 जीत चुका है, क्या वो और चैलेंज देना चाहता है। चुंडू कहता है नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से ऊपर के कुछ रैंक्स में रिसोर्स सब्सिडी में ज्यादा अंतर नहीं है, तो स्ट्रेंथ वेस्ट करना बेकार है। मॉरिट फिर उसके पास आता है और बोलता है कि वी चार्ट ऐड कर लें ताकि बाद में कॉन्टैक्ट आसान रहे। और तुरंत बाकी लोग भी बोलने लगते हैं कि वो भी चुंडू को ऐड करना चाहते हैं। चुंडू हल्का सा नर्वस होकर बोलता है कि हाँ ठीक है। बर्ली लड़का भी आता है, एटीट्यूड नीचा करके बोलता है कि चुंडू उसकी बातों को दिल पे मत ले और माफी मांगता है। चुंडू उस बर्ली लड़के को देखकर सोचता है कि ये बंदा वैसे तो बहुत गर्म दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुरंत सर झुका भी लेता है। मतलब कब झुकना है और कब दिखावा करना है, दोनों का वक्त इसे पता है। दूर से टीचर कुछ देर इस सीन को ऑब्जर्व करता है, फिर आवाज देकर कहता है कि स्कूल के बाद चुंडू उसके ऑफिस में आए। स्कूल के बाद ऑफिस में एक स्टाफ मेंबर दरवाजा खोलकर चुंडू को अंदर आने को बोलता है। चुंडू अंदर आता है तो टीचर बात शुरू करता है माउंट एवरेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी और माउंट थाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जो दोनों उनके इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, और पूछता है कि क्या अर्ली स्पेशल एडमिशन के स्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। स्टाफ मेंबर उससे पहले बैठने को बोलता है और पूछता है कि अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहा है। टीचर बताता है कि वो चाहता है चुंडू ट्राई करे कि क्या वो अर्ली स्पेशल एडमिशन का रास्ता ले सकता है। स्टाफ मेंबर एक्सप्लेन करता है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट थाई दोनों टॉप 8 फेमस स्कूल्स में शुमार हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मार्शल स्किल टियर 1 परफेक्ट, और वो याद दिलाता है कि वो लास्ट 1% को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि टियर 1 परफेक्ट के लास्ट 1% को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे चुंडू बस 1% दूर ही क्यों ना हो। टीचर बोलता है कि थ्योरी की बातें छोड़ दो, प्रिंसिपल के पास टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट तो रखा ही होता है, तो सीधा ही टेस्ट कर लो। प्रिंसिपल थोड़ा सांस भरता है और कहता है कि लिंग यून सच में बहुत जिद्दी है। फिर वो टेस्टिंग मशीन की तरफ इशारा करके बताता है कि वो उधर रखी है, और ये भी बताता है कि इंस्ट्रूमेंट का मैक्स लिमिट टियर 1 हाई स्टेज तक है, जो स्टूडेंट्स के टेस्ट के लिए बिल्कुल सही होता है। टीचर लिंग फिर चुंडू को बोलता है कि वो वही अटैक दोबारा एग्जीक्यूट करे जो उसने सीट रैंकिंग बैटल में यूज किया था, डेजिग्नेटेड पोजीशन पर जाकर। चुंडू आगे बढ़ता है, अपने आप को स्टेबल करता है, तलवार तैयार करता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। फिर वो पेल ड्रैगन पॉइंट थ्रस्ट एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही अटैक इंपैक्ट होता है, प्रिंसिपल होश उड़ा देने वाली आवाज में बोलता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है कि कल दोपहर तक तो चुंडू टियर 1 हाई स्टेज में था और रात में ही ब्रेक थ्रू करके टियर 1 परफेक्ट तक पहुंच गया। डैमेज्ड इंस्ट्रूमेंट को देखकर चुंडू जल्दी से माफी मांगता है, कहता है कि सॉरी सर, उसे नहीं पता था कि इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि चुंडू एक एब्सोल्यूट कॉम्बैट जीनियस है। वो कहता है कि ऐसी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट जिसे देखकर लगता है कि बंदा विक्ट्री के लिए ही पैदा हुआ है, बहुत रेयर होती है। और फिर ऑनेस्टली कहता है कि अपनी पूरी टीचिंग लाइफ में पहली बार उसे कोई स्टूडेंट ऐसा मिला है जिसका अंदाज लड़ते वक्त इतना मैच्योर, इतना सीजन लगता है, जैसे वो अनेकों बार लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल से गुजरा हो। चुंडू ये सुनकर सोचता है कि टीचर की इंट्यूशन वाकई बहुत शार्प है।
प्रिंसिपल भी रुक नहीं पाता और बोल पड़ता है कि चुंडू एक जीनियस है, एक असली मार्शल आर्ट्स जीनियस। वो कहता है कि चुंडू को प्रायोरिटी ग्रूमिंग मिलना चाहिए। वो तुरंत डिसाइड करता है कि अभी से चुंडू को सीट नंबर 1 के रिसोर्स लेवल पर टेम्परेरी सेट कर दिया जाएगा और वो पर्सनली अर्ली स्पेशल एडमिशन के बारे में कम्युनिकेशन करेगा। फिर 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट के बारे में बोलता है कि चुंडू को टॉप 3 में आना ही होगा, क्योंकि अगर वो हो गया तो आगे की सारी राह खुल जाएगी। चुंडू फिर पूछता है कि अर्ली स्पेशल एडमिशन होता क्या है। टीचर एक्सप्लेन करता है कि टॉप 8 फेमस स्कूल्स में नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन के लिए एक स्टूडेंट का लाइफ इंटेंसिटी लेवल कम से कम 6.5 होना चाहिए। चुंडू के करंट लेवल को देखकर टाइम के हिसाब से 6.5 तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो स्पेशल एडमिशन का रास्ता लेता है तो उसे सिर्फ मार्शल स्किल टियर 1 परफेक्ट को एग्जाम से 1 महीने पहले अचीव करना होता है। प्रिंसिपल ये भी ऐड करता है कि उस वक्त माउंट एवरेस्ट और माउंट हाई यूनिवर्सिटीज के टीचर्स स्कूल में स्पेशली आएंगे चुंडू का असेसमेंट करने 100 सिटीज टूर्नामेंट के बाद। चुंडू फिर पूछता है कि अगर वो उन 2 यूनिवर्सिटीज के अर्ली स्पेशल एडमिशन में पास हो गया तो क्या फिर वो नॉर्मल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है और किसी और यूनिवर्सिटी जैसे कि माउंट वोंग अप्लाई कर सकता है। टीचर पूछता है कि कोई यूनिवर्सिटी है जिसे वो प्रेफर करता है। चुंडू कहता है कि अगर पॉसिबल हो तो वो माउंट वोंग जाना चाहता है। टीचर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है क्यों, क्योंकि टॉप 8 फेमस स्कूल्स के रिसोर्सेज वैसे भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। चुंडू कुछ नहीं बोलता और अपना रीजन दिल में ही रखता है। 60 साल पहले क्लाउड थंडर डिस्ट्रिक्ट पर जायंट रेस ने अटैक किया था। सिटी डिफेंस और आसपास की फोर्सेस ने मिलकर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैन पावर कम पड़ गई और लाखों लोग मर गए। चुंडू चाहता है कि उसका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, इसीलिए वो माउंट वोंग जाना चाहता है ताकि अगर कभी कोई खतरा आए तो वो सबसे जल्दी वापस पहुंच सके। टीचर समझ जाता है और सोचता है कि शायद यही वजह है। वो सोचता है कि जो लोग इतनी छोटी उम्र में अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं वो यूजुअली वही होते हैं जिन्होंने कभी अपनी फैमिली का विनाश देखा हो। इतनी उम्र में पूरी फैमिली होने के बावजूद ऐसा सोचना बताता है कि चुंडू कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकता है। फिर चुंडू कहता है कि वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज को बैकअप के रूप में रखेगा और पूछता है कि अगर वो माउंट वोंग में नहीं घुस पाया तो क्या फिर वो इन दोनों में जा सकता है। प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, क्योंकि अर्ली स्पेशल एडमिशन पास करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है जो बाइंडिंग होता है। टीचर ऐड करता है कि अगर चुंडू नेक्स्ट मंथ के 100 सिटीज टूर्नामेंट में अच्छा रैंक ले आता है तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज का एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। वो बताता है कि अगर अर्ली स्पेशल एडमिशन लिया तो स्कोर रिक्वायरमेंट 100 पॉइंट्स तक कम हो सकती है, लेकिन अगर चुंडू स्पेशल एडमिशन नहीं लेता तो उसका लाइफ इंटेंसिटी 6.5 तक पहुंचना जरूरी होगा और मार्क्स में मैक्सिमम 30 पॉइंट्स की ही रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्सपीरियंस से वो चुंडू को एडवाइस करता है कि अपने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट ना करें। चुंडू टीचर और प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो ध्यान से सोच समझकर डिसीजन लेगा। स्कूल गेट से बाहर निकलते वक्त चुंडू सोचता है कि अर्ली स्पेशल एडमिशन का टाइम 100 सिटीज टूर्नामेंट के बाद का है, मतलब 1 महीने से ज्यादा बाकी है। वो डिसाइड करता है कि अब से एग्जाम तक वो अपने एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स रूम में ही ट्रेनिंग करेगा और सिर्फ स्ट्रेंथ इंप्रूव करने पर फोकस करेगा। इस ड्यूरेशन में वो ये भी देखना चाहता है कि क्या वो मेडिसिन से लाइफ इंटेंसिटी को एक्सेलरेट कर सकता है। वो सोचता है कि जो कुछ उसे चाहिए वो जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस का माल होता है। उसे याद है कि हाई मार्शल सिविलाइजेशन की 3 पीक फोर्सेस हैं। एक एक्सट्रीम मार्शल पैलेस जो एलियन सिविलाइजेशंस का सामना करता है, दूसरा टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस जो ह्यूमंस के पब्लिक ऑर्डर का जिम्मा संभालता है, और तीसरा मार्शल आर्ट्स अलायंस जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। उसके दिमाग में ड्यूरैक्स का नाम आता है, टेक्नोलॉजी मार्शल पैलेस का मालिक, जो सिविलाइजेशन का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। यान जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने बड़े हैं कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद एक लेडी उसका स्वागत करते हुए कहती है कि वो उसकी सेवा करने में खुश है। चुंडू हेलो बोलकर सीधा कहता है कि उसे 3 बॉक्स थंडर की ब्लड पिल्स खरीदने हैं। लेडी थोड़ा सरप्राइज्ड होती है और एक्सप्लेन करती है कि थंडर की ब्लड पिल्स डायरेक्ट परचेज नहीं होती, पहले एंड्योरेंस टेस्ट देना होता है, फिर वो उसे फॉलो करने को बोलती है। चुंडू जानता है कि थंडर की ब्लड पिल्स उन मेडिसिन में से हैं जो मार्शल आर्ट्स बनने से पहले आम लोग खरीद सकते हैं, लेकिन उनमें रिस्क भी होते हैं। जैसे ही ये मेडिसिन कंज्यूम होती है, इसका मेडिसिनल इफेक्ट थंडर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे बॉडी की मेरिडियंस में तेजी से दौड़ने लगता है। अगर यूजर 30 मिनट तक अपनी मेंटल कंसंट्रेशन हाई लेवल पर मेंटेन नहीं कर पाता तो ये थंडर एनर्जी केओटिक हो सकती है और बहुत ज्यादा डेंजरस बन सकती है। लेडी फिर उससे कहती है, प्लीज अंदर आ जाइए। चुन्नू सोचता है कि इसी वजह से एंड्योरेंस टेस्ट्स लगाए जाते हैं
जब भी कोई ऐसी चीज परचेज करता है, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। स्टाफ मेंबर चुनू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई और सवाल है, और अगर नहीं तो वो स्टार्ट बटन प्रेस करेगा। चुनू बोलता है कि वो रेडी है। बटन प्रेस होते ही मशीन रन करना शुरू कर देती है। पास खड़ी लेडी एकदम से हल्का सा मूव करती है, क्योंकि मशीन का रेजिडुअल शॉक उस तक भी पहुंचता है। जैसे ही चुनू बाहर निकलता है, वो किसी को फोन पे टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोलते सुनता है कि थंडर की ब्लड पिल का एंड्योरेंस टेस्ट मशीन शायद टूट गया है। बाद में स्कूल के अपने एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट्स रूम में चुनू पिल के इंस्ट्रक्शंस चेक करता है। स्टेटस दिखाता है कि एक दिन में एक पिल 10 दिन तक लगातार लेना एक साइकिल होता है। मैक्सिमम 3 पिल्स एक दिन में ली जा सकती हैं और एक साथ भी ली जा सकती हैं। इंस्ट्रक्शंस में यह भी लिखा होता है कि अगर 3 पिल्स एक साथ ली जाए तो पेन लेवल एक पिल से 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। चाहे 1 ले, 2 ले या 3, इफेक्ट ड्यूरेशन हमेशा 30 मिनट्स ही रहेगा। 3 से 5 साइकिल्स के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं और मेडिसिन का इफेक्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। ये पढ़कर चुनू सोचता है कि स्टोर में जो एंड्योरेंस टेस्ट हुआ था वो सिर्फ एक पिल के एक्चुअल पेन का 50% था, और वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो रीजन करता है कि अगर 3 पिल्स एक साथ ले भी ले और पेन स्टोर टेस्ट से 10 गुना भी हो जाए तो भी वो हैंडल कर लेगा। ये सोचकर वो तीनों पिल्स एक साथ खा लेता है। अगले ही पल एक वायलेंट सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ती है। फिर भी वो दांत भींचकर सोचता है कि ये सब वो बर्दाश्त कर सकता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जो उसे कांग्रेचुलेट करती है। उसकी लाइफ इंटेंसिटी 5.2 से बढ़कर 5.3 हो गई थी। ये देखकर चुनू एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि ये बहुत ऑसम है। वो लाइफ इंटेंसिटी लेवल 6.5 के एक कदम और करीब आ गया है। वो खुद से कहता है कि जब तक उसकी लाइफ इंटेंसिटी की ग्रोथ स्पीड ऐसे ही बढ़ती रहेगी, वो अर्ली स्पेशल एडमिशन का रास्ता पूरी तरह से रिजेक्ट कर देगा। चुनू सोचता है कि उसका प्लान था पूरा 1 महीना मेडिसिन लेने का, पर अब लग रहा है कि वो सिर्फ 10 दिन तक ही ले पाएगा। जब वो अपनी कार्ड बैलेंस कैलकुलेट करता है तो उसे पता लगता है कि पैसे सिर्फ 55 डेज तक चल सकते हैं। थोड़ा सोचकर वो डिसाइड करता है कि सोनर और लेटर उसे 100 सिटीज हेजीमनी टूर्नामेंट में कम से कम टॉप 2 में आना ही पड़ेगा, ताकि वो इतना पैसा कमा सके कि अपनी ग्रोथ कंटिन्यू कर पाए। कुछ ही देर बाद उसका शरीर गिव आउट कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि उसने इमेजिन नहीं किया था कि थंडर की पिल पहली बार लेने का साइड इफेक्ट इतना इंटेंस होगा। उसे रियलाइज होता है कि थंडर एनर्जी उसके शरीर के अंदर इतनी वायलेंटली रैम्पेज कर रही है कि उसका बॉडी टेम्पररी मूव नहीं कर पा रहा। वो खुद से कहता है कि जब बॉडी थक गई है तो चलो मेंटल पावर इंप्रूव कर लेता हूं, और तुरंत क्रिस्टल स्पेस में एंटर हो जाता है। काफी वक्त बाद जब वो होश में आता है, वो सोचता है कि उसने पूरी रात क्रिस्टल स्पेस में ग्रीन फायरफ्लाई जायंट्स को स्लॉटर किया। चाहे उसने इस बार उन्हें कंप्लीटली डिफीट नहीं किया, फिर भी उसकी मेंटल पावर काफी हद तक इंप्रूव हो गई। अपने बैटल्स और अपनी स्विफ्ट मूवमेंट्स याद करता हुआ वो रियलाइज करता है कि स्कूल का रिसोर्स सब्सिडी भी आ चुका है। एनर्जेटिक फील करते हुए वो सोचता है कि उसे क्लास जाने का इंतजार नहीं हो रहा। होंगजी क्लास में मेंटल पावर टीचर और मार्शल आर्ट्स अलायंस मेंबर यदि क्लास शुरू करती है। वो कहती है कि आज हम एक एडवांस्ड कॉम्बैट मेथड सीखेंगे जिसे मेंटल पावर अटैचमेंट कहा जाता है। चुनू सोचता है कि मेंटल पावर क्लास होंगजी क्लास का स्पेशल सब्जेक्ट है और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जिनके पास कम से कम टियर 2 मेंटल पावर होती है। वो ये भी नोटिस करता है कि टीचर की लाइफ इंटेंसिटी लेवल 15 से ऊपर है। टीचर एक्सप्लेन करती है कि जितनी हाई मार्शल आर्ट स्किल होती है उतना ही फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, लेकिन अगर मेंटल पावर को सही तरह से मास्टर कर लिया जाए तो वो आधी मेहनत में डबल रिजल्ट दे सकती है। वो बताती है कि मार्शल आर्ट से जो फिजिकल स्ट्रेंथ निकलती है वो यूजुअली पूरे बॉडी में डिस्पर्स हो जाती है। मेंटल पावर ऑन द अदर हैंड उस स्ट्रेंथ को एक सिंगल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती है, जिससे एक्सप्लोसिव पावर बहुत बढ़ जाती है। ये एबिलिटी जिसमें पूरी बॉडी की हर एक स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रेंथ का कंट्रीब्यूशन एक पॉइंट पर हो, यही मेंटल पावर अटैचमेंट का कोर कॉन्सेप्ट है। चुनू आसपास देखता है और नोटिस करता है कि किसी को कुछ सरप्राइजिंग नहीं लग रहा। वो अज्यूम करता है कि शायद सब लोग ये टेक्निक पहले ही सीख चुके हैं। टीचर फिर वार्न करती हैं कि जब तक मेंटल पावर टियर 10 तक नहीं पहुंचती, मेंटल पावर अटैचमेंट से मोबिलाइज होने वाली स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड होती है। वो एडवाइस करती हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी भी मेन फोकस लाइफ इंटेंसिटी इंप्रूव करने पर ही रहना चाहिए। फिर वो अनाउंस करती है कि अब वो सबका मेंटल पावर टेस्ट करेंगी और सबको खड़े होने को बोलती है। वो एक अजीब सी टेक्निक प्रिपेयर करती है और सब खड़े हो जाते हैं। टीचर एक्सप्लेन करती है कि वो अब एक शॉर्ट फ्लूट से सॉन्ग ऑफ एग्जॉस्शन बजाएंगी, जिससे वो एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगी कि हर स्टूडेंट की मेंटल पावर कितनी स्ट्रांग है। वो उम्मीद करती है कि सबके रिजल्ट्स लास्ट सेमेस्टर से बेटर होंगे।
फिर वो चुनू की तरफ देखकर बोलती है कि वो चाहे तो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट ना करें, इससे उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चुनू थोड़ा नर्वस फील करता है और सोचता है कि टीचर शायद अज्यूम कर रही है कि उसके पास सिर्फ टियर 1 मेंटल पावर है और जैसे ही फ्लूट बजेगी वो गिरा पड़ेगा और सबके सामने एम्बैरेस हो जाएगा। फिर भी चुनू बोलता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। टीचर अग्री कर लेती हैं, लेकिन मन ही मन सोचती हैं कि यंग लोग हमेशा कंपेटिटिव होते हैं और मेंटल पावर कोई सिंपल चीज नहीं होती। उन्हें लगता है कि होंगजी क्लास के स्टूडेंट्स भी इस फील्ड में थोड़े क्लमजी हैं। पर क्योंकि चुनू लिंगयुन का स्पेशल स्टूडेंट है, वो डिसाइड करती है कि अगर वो स्ट्रगल करे तो वो उसे टेस्ट के बाद रुकवाकर प्राइवेटली कंफर्ट करेंगी। फिर वो फ्लूट उठाती हैं और बजाना शुरू करती हैं, सबको कहकर कि वो अपना ध्यान फोकस्ड रखें और पूरी स्ट्रेंथ से रेजिस्ट करें। वो बताती है कि सॉन्ग ऑफ एग्जॉस्शन उनके बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ थका देगा। सब लोग तैयार हो जाते हैं। चुनू, एमुराट और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स टेस्ट शुरू होते ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। टीचर अपनी फ्लूट बजाती है। पर्पल एनर्जी और म्यूजिक नोट्स पूरी क्लास में घूमने लगते हैं। अचानक एक बड़ा सा पर्पल शैडो सामने आ जाता है। चंडू को समझ आ जाता है कि ये सब एक मेंटल इल्यूजन है। वो इसे फिजिकल हिप्नोसिस बोलता है। वो तेजी से मूव करता है और शैडो पर अटैक करता है। वो उछलकर बहुत ऊपर जाता है और मॉन्स्टर को एक पावरफुल किक मारता है। स्क्रीन पर पर्पल लाइट फटकर फैल जाती है। क्लासरूम में वापस चंडू सीधा खड़ा रहता है, जरा भी इंजर्ड नहीं लगता। टीचर फ्लूट बजाना बंद कर देती है। उनकी आंखें शौक से खुल जाती हैं। वो सोचती हैं कि चंडू इतना शांत कैसे रहा टेस्ट के दौरान। चंडू आंखें बंद करता है और हल्की सी स्माइल देता है, जैसे पर्पल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। टीचर को महसूस होता है कि चंडू की मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी फ्लूट दोबारा उठाती है और मेंटल प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देती है। पर्पल एनर्जी उनके बॉडी के आसपास चमकने लगती है जब वो बजाती है। क्लासरूम के अंदर कई स्टूडेंट्स गिरने लगते हैं। वो कांप रहे होते हैं, पसीना आ रहा होता है और थके हुए लगते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वो और होल्ड नहीं कर पाएंगे। टीचर हैरान होती है कि चंडू अभी भी खड़ा है। वो सोचती हैं कि इतने पुअर फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद इतनी टैलेंट उसके पास कैसे हो सकती है। इवन टॉप रैंक स्टूडेंट मोरेट भी दर्द से जोर से गिर जाता है। टीचर की आंखें शौक से और ज्यादा खुल जाती हैं। वो मेंटल प्रेशर को लेवल 8 तक बढ़ा देती हैं। इल्यूजन में एक मैसिव पर्पल जायंट चंडू के ऊपर छाया होता है। जायंट अपना बड़ा सा फिस्ट बंद करता है और पूरी ताकत से स्ट्राइक करता है। चंडू को प्रेशर का भारी बोझ महसूस होता है। वो पसीना बहाता है, सांस तेज हो जाती है, लेकिन वो धक्का देकर फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। टीचर उसे ध्यान से देख रही होती है। वो सोचती है कि उसका टैलेंट और मेंटल पावर सच में लाजवाब है। फिर सब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं। टीचर और लिंग प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे शौक से काम चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि चंडू में मार्शल और मेंटल दोनों तरह की टैलेंट है। वो कहते हैं कि चंडू एक सोरिंग मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है जो आसमान में उड़ सकता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि टॉप 8 स्कूल्स चंडू के लिए वेस्ट है। उनका मानना है कि चंडू ब्लैक ड्रैगन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे। लिंग चंडू को ऑफिस में बुलाता है। लिंग एक डेस्क के पीछे बैठा होता है जहां बुक्स और मॉनिटर्स लगे होते हैं। चंडू सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। लिंग पूछता है कि क्या चंडू ने ब्लैक ड्रैगन यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है। चंडू कहता है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि ये एक टॉप टियर स्कूल है। लिंग समझाता है कि ये यूनिवर्सिटी आम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। ये सिर्फ उन जीनियसेस को लेती है जो पावर के हाईएस्ट लेवल्स तक पहुंच सकते हैं। टीचर सोरिंग मार्शल आर्टिस्ट बनने के रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। इस रैंक के लिए लाइफ इंटेंसिटी 9.9 चाहिए होती है और मिड स्टेज मार्शल आर्ट स्किल्स भी। वो कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते जो इस लेवल तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। चंडू टीचर की तरफ देखकर कहता है कि वो ब्लैक ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एंटर करने की कोशिश करेगा, पर उसके मन में डर होता है। उसे अपनी फैमिली को छोड़कर जाने का गम होता है। उसे लगता है कि ये डिपार्चर शायद परमानेंट हो सकता है। टीचर लिंग चंडू के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे एनकरेज करता है। वो कहता है कि चंडू टॉप स्कूल्स को सेफ्टी नेट की तरह यूज करे जब तक वो बेस्ट यूनिवर्सिटी का एम करे। 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट में सिर्फ 1 महीना बाकी है। एक घर के अंदर एक हाथ प्लेट में ब्रेकफास्ट लेकर आता है। एक आवाज आती है, ब्रेकफास्ट रेडी है। चंडू जवाब देता है और खाने की तरफ चल पड़ता है। उसकी सिस्टर ब्रेकफास्ट करते हुए उसे देख रही होती है। वो नोटिस करती है कि उसका फिगर इंप्रूव हुआ है और वो ज्यादा हैंडसम लग रहा है।
चंडू अपने पेरेंट्स और सिस्टर को बताता है कि वो आज से स्कूल में रहने वाला है। वो कहता है कि टूर्नामेंट के लिए उसे पूरी स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसकी माँ परेशानी से कहती है कि अपना ख्याल रखना, कहीं फिर से बेहोश मत हो जाना। सिस्टर हैरान होकर पूछती है कि स्कूल ईयर शुरू हो चुका है तो इस टाइम रूम कैसे मिल जाएगा। चंडू मुस्कुराता है और बताता है कि होंगशी क्लास के स्टूडेंट होने के कारण स्कूल ने उसे प्राइवेट मार्शल आर्ट्स रूम दिया है। उस रूम में रेस्ट करने का स्पेशल एरिया भी है। उसके फादर खुश होकर थम्स अप देते हैं। वो कहते हैं कि लगातार इंप्रूव करो और अगर कुछ चाहिए हो तो बोलना। वो चंडू को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। चंडू अपना खाना फिनिश करता है, टेबल से उठता है और अपना ब्लैक बैकपैक एक कंधे पर डाल लेता है। वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि वो स्कूल जा रहा है। उसके फादर अपना फिस्ट बंद करके हिम्मत देते हैं, गो फॉर इट। माँ प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना। सिस्टर भी मुस्कुराकर कहती है, मेहनत करना और फर्स्ट प्लेस जीतना। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंडू हॉलवे से गुजरता हुआ चल रहा होता है। उसके हाथ में एक लिस्ट होती है जिसमें स्कूल ने उसके लिए दिए गए सामान लिखे होते हैं। इस लिस्ट में 90 बैग्स ची ब्लड मिल्क के, 30 ची ब्लड पिल्स और 4 बैग्स पाउडर के शामिल होते हैं। चिंडू कैलकुलेट करता है कि ये सारे रिसोर्सेज मिलाकर कम से कम 50,000 युआन के होंगे। वो सोचता है कि मार्शल आर्ट्स असल में अमीर लोगों का स्पोर्ट है। वो अपना हाथ एक ग्लोइंग स्क्रीन पर रखता है और जैसे ही स्क्रीन एक्टिवेट होती है उसका रूम अनलॉक हो जाता है। वो अपने नए प्राइवेट ट्रेनिंग रूम के सामने खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि आज से सब वक्त अपनी क्लासेस और फिजिकल ट्रेनिंग पर ही लगाएगा। रूम के अंदर जाते ही वो अपने एआई असिस्टेंट से बात करता है और ऑर्डर देता है कि रूम की ग्रेविटी को नॉर्मल से 5 गुना बढ़ा दिया जाए। एआई तुरंत जवाब देता है, यस मास्टर। चेंडू के बॉडी से ब्लू एनर्जी निकलती है। वो अपने दांत कसकर और तलवार को मजबूती से पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा होता है कि ये प्रेशर ऐसे लग रहा है जैसे 15 बड़े हाथी उसके ऊपर दब रहे हों। वो सोचता है कि इस सिचुएशन में मशीन के साथ लड़ना काफी इंटरेस्टिंग होगा। एक स्क्रीन अनाउंस करती है कि 4th राउंड ऑफ प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है। अचानक एक जायंट ट्रेनिंग रोबोट सामने आता है जिसके रेड ग्लोइंग आईज और बड़े रेड बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं। रोबोट तेजी से उसके सर की तरफ पंच मारने के लिए हाथ चलाता है। चेंडू जानता है कि इस एनवायरनमेंट में एक छोटी सी गलती भी मसल्स को फाड़ सकती है या हड्डी तोड़ सकती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि डायरेक्ट ब्लॉक नहीं करेगा। रोबोट अचानक हवा में ही पंच की डायरेक्शन चेंज कर देता है। चेंडू अपना बॉडी पीछे झुकाकर वो स्ट्राइक अवॉइड कर लेता है। रोबोट के फेस पर एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है। उसमें लिखा होता है कि उसकी इवेजन एफिशिएंसी 87% है। सिस्टम वार्निंग देता है कि चेंडू की एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है और अननेसेसरी मूवमेंट्स कम करने चाहिए। फिर रोबोट एक साथ हाथ और पांव से अटैक करता है। चेंडू पीछे की तरफ जंप करके डिस्टेंस बना लेता है। उसे रियलाइज होता है कि रोबोट उसके नॉर्मल एस्केप रूट्स ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। चेंडू स्माइल करता है और कहता है कि जब वो डॉज नहीं कर सकता तो वो रोबोट को डबल ग्रेविटी का हैवी प्रेशर खुद महसूस करवाएगा। वो तुरंत रोबोट के मूविंग लिम्ब पर पैर रख देता है। रोबोट ऊपर से एक हैवी ब्लो मारते हुए नीचे आता है। चेंडू दोनों हाथों से तलवार को पकड़कर ऊपर उठाता है और वो स्ट्राइक ब्लॉक करता है। उसके पैरों के आसपास ब्राइट ब्लू एनर्जी फूटती हुई दिखाई देती है जब वो इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करता है। फिर एकदम से जायंट रोबोट घुटनों पर गिर जाता है। रोबोट के सर से थिक व्हाइट स्मोक निकलने लगती है और रूम में एक लाउड क्रैश एको होता है। चेंडू स्मूथली रोबोट के पीछे लैंड करता है और पीछे मुड़कर अपने डिफीटेड ओपोनेंट को देखता है। रोबोट की गर्दन से व्हाइट स्मोक उठ रही होती है और उसकी एक अकेली रेड आई चमक रही होती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि रोबोट अपना लास्ट रिजॉर्ट यूज कर रहा है। अचानक रोबोट लंबा सा लीप लेकर चेंडू की तरफ बढ़ता है, अपनी दोनों लंबी बाहें पूरी तरह फैलाकर। चेंडू स्वॉर्ड पकड़कर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मशीन इतनी चीप टैक्टिक कैसे यूज कर सकती है। रोबोट नीचे गिरकर चेंडू को पीछे से टाइटली रैप कर लेता है। उसकी लंबी बाहें और टांगे चेंडू के बॉडी को जोर से लपेट लेती हैं। चेंडू उसके ग्रिप में फंस जाता है। वो कामली एआई असिस्टेंट से कहता है कि हेवी ग्रेविटी बंद कर दो। फिर वो रोबोट को आराम से बोलता है कि उसे छोड़ दे, जबकि रोबोट का सिस्टम बार बार लास्ट रिसॉर्ट वार्निंग फ्लैश कर रहा होता है। कुछ देर बाद चेंडू अकेला फ्लोर पर मेडिटेटिव पोज में बैठा होता है। उसकी तलवार उसके पास ग्राउंड पर रखी होती है। वो गहरी सांस छोड़ता है और नोट करता है कि उसका फिजिकल बॉडी अपने एब्सोल्यूट लिमिट तक पहुंच चुका है। वो डिसाइड करता है कि मसल्स अभी रिलैक्स करने होंगे। अब वो अपना वॉइड इमॉर्टल विजुअलाइजेशन मेथड यूज करके मेंटल पावर ट्रेन करेगा। फिर वो अपने मेंटल स्पेस में एंटर होता है। वहां वो एक लाल रंग की रिपलिंग सरफेस पर खड़ा होता है। ऊपर एक डार्क स्काई होता है। अचानक एक मैसिव ब्लैक शैडो जिसमें मल्टीपल ग्लोइंग रेड आईज और एक ह्यूज ओपन माउथ होती है उसके ऊपर मंडराती है।
चेंडू के अराउंड ब्राइट ब्लू ऑरा होता है। वो फिस्ट्स क्लेंच करता है और उसकी आंखें व्हाइट ग्लो करने लगती हैं। वो शैडो को चैलेंज करता हुआ चिल्लाता है कि आए और उसे मेंटल पावर एक्सपीरियंस पॉइंट्स थे। रियल वर्ल्ड में चेंडू क्रॉस लेग्ड बैठा होता है। वो अपना सर झुकाता है और रियलाइज करता है कि उसकी मेंटल पावर 0.3 लेवल्स इंक्रीज हो गई है। वो बॉडी मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉडी कांपने लगता है। वो दर्द में ग्रोन करता है और कहता है कि उसकी टांगें बिल्कुल नम हो चुकी हैं। वो थोड़ी देर हल्की सी सांस छोड़ता है और बहुत थका हुआ लगता है। वो नोट करता है कि उसका माइंड एग्जॉस्टेड है और बॉडी भी अभी फुली रिकवर नहीं हुई है। इस कंडीशन में वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ सो जाए। वो पीछे गिरकर सीधा फ्लोर पर फ्लैट लेट जाता है, हाथ और पांव पूरी तरह फैलाकर। उसकी आंख का क्लोजअप दिखाया जाता है जैसे वो धीरे धीरे डीप स्लीप में ड्रिफ्ट हो रहा है। फिर अचानक वो एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में खड़ा होता है। वो कोल्ड क्रिस्टल स्पेस के अंदर होता है। बड़े तीखे ब्लू क्रिस्टल्स उसके पीछे टावर कर रहे होते हैं। वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़कर ग्राउंड पर टिकाए खड़ा होता है। शैडोज से मैसिव ग्रीन बारबेरियन जायंट्स बाहर आने लगते हैं। उनकी रेड ग्लोइंग आईज और स्किन पर ग्रीन पैचेस होते हैं। चेंडू को याद आता है कि पिछली बार वो इनमें से एक को भी नहीं मार पाया था क्योंकि वो उनकी एबिलिटी समझ नहीं पाया था। अब वो अकेला इस वाइट डार्क स्पेस में खड़ा होता है, अपनी स्वॉर्ड शोल्डर पर रखकर डिक्लेयर करता है कि इस बार वो जरूर अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा। वो स्वॉर्ड को राइट शोल्डर पर पकड़ता है और लेफ्ट फिस्ट क्लेंच करता है। एक डार्क ब्लास्ट एक जायंट के बाजू को हिट करता है। जायंट अपने वुंडेड शोल्डर को देखकर घूरता है। चेंडू ऑब्जर्व करता है कि उनकी स्किन के ग्रीन पैचेस ना तो कर्स है ना बर्थ मार्क्स। वो एक्सप्लेन करता है कि ये पैचेस हीलिंग एनर्जी रखते हैं। चेंडू फॉरवर्ड डैश करता है और अपनी स्वॉर्ड से एक जायंट को स्ट्राइक करता है, एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट के साथ। वो नोट करता है कि ग्रीन बारबेरियन जायंट्स के पास सिर्फ हाई हेल्थ है, कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं। वो डिसाइड करता है कि पहले उनके ग्रीन पैचेस डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये मॉन्स्टर्स थ्रेट नहीं रहेंगे। वो अपनी स्वॉर्ड रेडी करता है और डिक्लेयर करता है कि अब स्ट्राइक करने का टाइम है। वो वेपन को पूरी फोर्स के साथ नीचे लाता है। जायंट मॉन्स्टर पीछे गिरकर फ्लोर पर क्रैश कर जाता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है जिससे डस्ट और डेब्रीज का बड़ा क्लाउड बनता है। चेंडू फर्मली खड़ा रहता है जब ब्राइट ब्लू एनर्जी उसकी स्वॉर्ड के टिप से फ्लो करती है। वो नोट करता है कि उसका बॉडी अब बहुत हल्का लग रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी हेवी ग्रेविटी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगा। सुबह जैसे ही वो उठता है वो हाई स्पीड से डैश करते हुए ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही ट्रेन करता रहा तो वो 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट में टॉप 3 में जरूर पहुंचेगा। कुछ समय बाद वो हाई सिटी पहुंच जाता है। 100 सिटीज हेजेमनी टूर्नामेंट का हाईली एंटिसिपेटेड दिन फाइनली आ चुका होता है। एक ग्रैंड होटल लॉबी में जिसके हाई गोल्ड सीलिंग्स होते हैं, चेंडू इधर उधर देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि पहली बार वो इतना लग्जरियस होटल देख रहा है। टीचर लिंग आगे चल रहे होते हैं और हाथ उठाकर स्टूडेंट्स को फॉलो करने को बोलते हैं। अचानक एक गुस्से भरी आवाज चिल्लाकर पूछती है कि उसे साइन इन करने से क्यों रोक दिया गया। चेंडू अपना सर घुमाकर कमोशन की तरफ देखता है। एक यंग लड़का वू मिंग जो लू सिटी का पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट होता है, गुस्से में अपना हाथ जोर से काउंटर पर पटकता है। वो चिल्लाता है कि वो रूल्स के मुताबिक बिल्कुल टाइम पर आया है। वो अग्रेसिवली पूछता है कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है और एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मांगता है। वू मिंग रिसेप्शन डेस्क के ऊपर झुककर अग्रेसिव तरीके से फीमेल स्टाफ को घूरता है। फिर वो अपने वेस्ट की तरफ हाथ ले जाता है और अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करने लगता है। लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वू मिंग सच में यहाँ लॉबी में किसी को अटैक करने वाला है। सॉरी गाइज, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।